हेलो फ्रेंड्स, ये ऑप्टिक्स का पार्ट 2 है और इस पार्ट में हम लोग फर्मेट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको लाइट का नेचर क्या है उसके बारे में बताया था, क्योंकि वो जानना आपको इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पूरी ऑप्टिक्स में आप लाइट को लेकर ही सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे या ऑब्जर्वेशन देखेंगे या लाइट का मैटर के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो लाइट का एक्चुअली नेचर क्या है उसके बारे में आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उस लेक्चर में मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ लाइट के नाम से लेक्चर बनाया है और उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है किस तरीके से लाइट की डिस्कवरी हुई। और टिल नाउ आप जानते हैं कि लाइट का डुअल कैरेक्टर है। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो फ्रेंड्स, लाइट ऐसा नहीं है कि हर किसी भी जगह वो किसी तरह का भी नेचर करेंगी, तो वो डिपेंड करता है लाइट का मैटर के साथ इंटरेक्शन या जिस इक्विपमेंट को आप यूज कर रहे हो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, उस इक्विपमेंट के साथ लाइट का कैसा इंटरेक्शन होगा वो उसी तरह का बिहेवियर शो करती है। ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में समझा दिया था। तो अब बात आती है फर्मेट प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, 17वीं सेंचुरी में फर्मेट ने प्रिंसिपल दिया था जिसको फर्मेट प्रिंसिपल का नाम दिया गया है। उस टाइम वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन हाँ, उस बाद में धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट किया गया और हम जानते हैं कि फर्मेट प्रिंसिपल के बेस पर आप लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलती है, जो कि पहले भी प्रूव किया जा चुका था। पहले ये सब चीज़ें प्रूव की जा चुकी थी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट रिफ्लेक्शन देती है और लाइट रिफ्रैक्शन देती है। ठीक है, ये तीन चीज़ तो क्लियर थी, लेकिन लाइट का नेचर क्या है तब तक नहीं पता था। दैट मीन्स कि 17वीं सेंचुरी तक भी नहीं पता था कि लाइट पार्टिकल बिहेवियर शो करती है या वेव बिहेवियर शो करती है। तो उसके लिए वेव बिहेवियर शो करने के लिए हाइगन ने अपना हाइगन प्रिंसिपल दिया था, वो आपको पता है। और उनके प्रिंसिपल को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था जब तक कि यंग ने इंटरफेरेंस पैटर्न और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन को शो नहीं किया था। उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया गया था कि लाइट का वेव बिहेवियर है। और लाइट का पार्टिकल बिहेवियर 20वीं सेंचुरी के शुरू में, या आप कह सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी के लास्ट में, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे लाइट के वेव बिहेवियर से, तब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को लिया गया। अब देखिए किस तरह से ये लाइट अलग अलग बिहेवियर को शो करती है और फर्मेट प्रिंसिपल में जब वेव बिहेवियर नहीं था तो किस तरह से लाइट के नेचर को माना जाता है। तो इसमें आप देखिए कि 3 तरह के अप्रोक्सीमेशन लिए जाते हैं ऑप्टिक्स में। देखिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में जो लाइट है वो रेज की तरह बिहेव करती है। रेज आप समझते हैं ना फ्रेंड्स, रेज तो आप कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रही है। ठीक है, ये रे हो गई। तो रेज क्यों? क्योंकि तब तक ये पता नहीं था कि ये वेव बिहेवियर या पार्टिकल बिहेवियर शो करती है। तो इसे आप कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें आप लाइट को रेज की फॉर्म में कंसिडर करते हो और ये अप्रोक्सीमेशन है। ये 3 तरह के अप्रोक्सीमेशन हैं जिसमें अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग इंटरेक्शन ऑफ मैटर, लाइट का इंटरेक्शन होगा मैटर के साथ, उनको आप रखते हैं। सेकेंड जो अप्रोक्सीमेशन है उसमें आप लाइट को एज ए वेव मानते हैं। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन में लाइट को आप पार्टिकल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये आप रेज किस कंडीशन में मानते हो? आज आपको पता है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? ठीक है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, वेव्स होते हुए भी। ये एक स्पेशल टाइप की वेव्स हैं जिनके लिए मीडियम की आवश्यकता या जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है मैंने, ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो यानी कि ज्यादा वेवलेंथ इस रीजन की होगी। यहाँ पे जो सबसे लॉन्ग वेवलेंथ का रीजन है वो होता है रेडियो वेव्स। ठीक है, आपको पता है रेडियो वेव्स क्या होती हैं, ब्रॉडकास्टिंग में जो काम आती है। देखिए, इसमें मैंने ये लाइन तो खींच दी है, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है कि इससे इस तक की सारी रेज होंगी। ठीक है, ये ओवरलैप की भी होती हैं। यहाँ पे आपकी माइक्रोवेव्स हैं, फिर इंफ्रारेड वेव्स हैं।
ठीक है, ये रीजन आपस में ओवरलैप किए हुए होते हैं, यहां से यहां तक का रीजन, यहां से यहां तक का, कुछ रीजन यहां पे भी है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये वाली जो रेंज है, इस रेंज में लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, 10⁻⁻⁻ मीटर तक भी होती है, इतनी ज्यादा वेवलेंथ है। और आपको पता है कि वेवलेंथ से ही आप किसी भी वेव के बारे में पता लगाते हैं। वेवलेंथ भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से इस चीज को बोलते हैं वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साइकिल पर सेकेंड, है ना। साइकिल पर सेकेंड का मतलब हो गया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई उसकी एनर्जी कम होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल में होता है। दैट मीन्स जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हुई उसकी एनर्जी कम हुई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा हुई उसकी एनर्जी ज्यादा हुई, लेकिन वेवलेंथ जिसकी ज्यादा हुई उसकी एनर्जी कम हुई, ठीक है। ये तो बात हो गई वेव बिहेवियर की वजह से। तो लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये वाला पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है, विजिबल रीजन। और इसके बाद अल्ट्रावायलेट आता है, और उसके बाद एक्स रेज और गामा रेज। मेनली इन 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 पार्ट में आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया है, जिसमें से आपको केवल विजिबल रीजन वाला पोर्शन लेना है, क्योंकि आपकी आई विजिबल लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो हम इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। और जब डिस्कवरी हुई थी ऑप्टिक्स में, मतलब ऑप्टिक्स की बेस रखी गई थी, तब मेनली जो चीजें हमें अपियर हो रही थी, जो लाइट विजिबल लाइट है उसी से ही अपियर हो रही थी हम चीजें, तो उसी के बारे में ही डिस्कशन हुआ है। तो हमें मेनली ये चीज क्यों बताई गई है कि हम ले रहे हैं अप्रोक्सीमेशन, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रेस क्या है। देखिए अगर लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी है डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट से, जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो, आपको पता है कि आप बहुत छोटी भी कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हो, एक पेन का टिप भी ले रहे हो, तो उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, 0.5 mm, ठीक है, या 0.05 mm, इतनी छोटी टिप का, इतनी छोटी विड्थ का आपका डायमीटर का पेन का टिप है। तो ये अगर विजिबल लाइट की आप बात करें तो उसकी जो वेवलेंथ है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, 400 to 700 एंगस्ट्रॉम होती है। दैट मीन्स कि कितना छोटा पार्ट हो गया वेवलेंथ का। इसके कंपैरिजन में ये चीज यानी डायमेंशन ऑफ टिप ऑफ पेन बहुत ज्यादा है, ठीक है। बिल्डिंग और ऑब्जेक्ट की बात तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत मीटर में सेंटीमीटर में होती है, आपकी डेली की ऑब्जेक्ट सेंटीमीटर में छोटे से छोटी होंगी, हर चीज आपकी ज्यादा डायमेंशन में है। इसीलिए वेवलेंथ ऑफ लाइट वेरी वेरी शॉर्ट है एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप लाइट को रेज की तरह यूज करते हो, ठीक है। और यही रीजन है कि जब लाइट की डिस्कवरी हो रही थी तो लाइट को रेज की तरह यूज किया जाता था, क्योंकि उस टाइम वेवलेंथ का तो पता नहीं था कि लाइट का वेव बिहेवियर है, लेकिन हाँ ये जरूर पता था कि वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रही है। इसमें क्या क्या इफेक्ट देती है लाइट एक तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, जो कि आपको सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है। लाइट क्या शो करती है, रिफ्लेक्शन शो करती है, और लाइट रिफ्रैक्शन शो करती है। ये सब इफेक्ट तो बहुत पहले ही डिस्कवर हो गए थे, क्योंकि लाइट को एज अ रेस यूज कर रहे थे और उसमें आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लगा रहे थे। लेकिन बाद में जब हाइगन ने वेव थ्योरी रखी और ग्रिमाल्डी ने डिफ्रैक्शन को भी सर्च किया, तो तब उसमें ये पता लगाया कि डिफ्रैक्शन को आप रेस की थ्योरी से नहीं समझा सकते हैं। तो डिफ्रैक्शन को वेव थ्योरी से समझाते हैं, और डिफ्रैक्शन जब वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपैरेबल टू ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशन, यानी कि जैसे आपने एक छोटा सा एपरेचर लिया, ठीक है, छोटा सा होल लिया, उससे लाइट पास करा रहे हो, अगर उसकी जो डायमेंशन है एपरेचर की वो वेवलेंथ ऑफ लाइट की कंपैरेबल हो तभी डिफ्रैक्शन शो होता है। तो इसीलिए वहां पे जहां लाइट की वेवलेंथ ऑब्जेक्ट की डायमेंशन या इक्विपमेंट जो है आपका वो इस तरीके से सर्च कर रहा है कि उसकी डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट की इक्वल है, तो वहां पे आप वेव ऑप्टिक्स लगाते हैं। इसमें आपके डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड एक आ गया पोलराइजेशन,
ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे इफेक्ट आपके वेव नेचर ऑफ लाइट से दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पार्टिकल मैकेनिक्स, या फिर आप ये कहते हैं इसको क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के कंपैरेबल तो हो, साथ में अगर लाइट की एनर्जी, यहाँ पे हमने एनर्जी की बात नहीं की है, इधर क्या है, एनर्जी ऑफ लाइट इज वेरी वेरी लेस देन जो आपने ऑब्जेक्ट ली है। यानी कि अगर लाइट की जो एनर्जी है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डाल रही है, तब आप ये अप्रोक्सीमेशन लेते हो। इस कंडीशन में लैम्डा कंपेरेबल टू ऑब्जेक्ट डायमेंशन, बट एनर्जी डज नॉट मैटर, एनर्जी कमी रहेगी। एनर्जी का यानी लाइट की एनर्जी का इक्विपमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर लैम्डा इज कंपेरेबल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेवलेंथ अगर कंपेरेबल टू ऑब्जेक्ट है और साथ में लाइट की एनर्जी भी आपके इक्विपमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रही है। अब ये चीज ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एटम है, एटम के ऊपर लाइट डलेगी तो एटम की एनर्जी और लाइट की एनर्जी दोनों भी कंपेरेबल हो जाएगी। उस कंडीशन में आप लाइट की एनर्जी को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लाइट की एनर्जी को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आप लाइट की एनर्जी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो लाइट है वो पार्टिकल बिहेवियर को शो करती है। ठीक है, और इसके इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे आपने नाम तो सुना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो ये सारी इफेक्ट तब शो करती है लाइट, जब लाइट की वेवलेंथ ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के कंपैरेबल भी हो, साथ में लाइट की एनर्जी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका मैटर के साथ जब इंटरेक्शन होता है और उसकी एनर्जी भी कंसीडर की जाती है, तब हम क्वांटम मैकेनिक्स में लाइट को एज अ पार्टिकल ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो लाइट दोनों तरह के बिहेवियर ही शो करती हैं, वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कैसा बिहेवियर शो कर रही हैं। तो ऑप्टिक्स की सीरीज में मेनली हम इन दोनों चीजों पे फोकस करेंगे, एक तो रेज और वेव ऑप्टिक्स। लेकिन रेज में भी सिर्फ हम फर्मेट प्रिंसिपल को ही लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसीलिए, क्योंकि आपने रेज ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इनको क्लासेस बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो इसीलिए इसको हम बहुत डिटेल में नहीं, इसके सीधे रिजल्ट ही लेने वाले हैं। और मेनली हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, जिसमें डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन ये मेन है। तो ये हम इसमें इस सीरीज में, जो ऑप्टिक्स की सीरीज शुरू की है, इसमें कवर करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, जहाँ पे रेज आप लेते थे 17वीं सेंचुरी में, लाइट को एज अ रेज कंसिडर करते थे, जहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट से बहुत कम होती थी और एनर्जी भी लाइट की इग्नोर की जा सकती है मैटर के साथ इंटरेक्शन करते हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 17वीं सेंचुरी के तक आपको ये नहीं पता था कि लाइट का क्या बिहेवियर है, वेव है या पार्टिकल बिहेवियर है। तब रेज लेके आप कंसीडर करते थे कि लाइट रेज के फॉर्म में है, और जब किसी भी रूम में आपने बहुत सारे सोर्स भी लगा दिए हैं तो लाइट रेज की फॉर्म में चल रही है और एक रे दूसरे को क्रॉस भी कर रही है, तो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं डालती है। ये चीज आप देखते भी हो कि अगर आपने टॉर्च से एक जगह पॉइंट आउट किया और दूसरी टॉर्च को भी उसको क्रॉस करते हुए किया, तो वो दोनों अपनी अपने प्रोजेक्शन देंगी, अपनी इमेज को देंगी। स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, क्रॉस भी कर दें, तो एक लाइट दूसरी लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है। ठीक है, ये चीज रेज में रखी गई थी कि ये जब क्रिस क्रॉस भी करेंगी तो इसका एक रे का दूसरी रे पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इतनी डिटेल में तो वो लोग नहीं जानते थे कि लाइट का की वेवलेंथ इतनी कम है कि नहीं डाल पाती है। फर्मेट के प्रिंसिपल से पहले लाइट की 3 प्रॉपर्टीज आपको पता चल चुकी थी, मेनली कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये तो पता ही चल गया था कि लाइट एक्सटर्नल सोर्स है, क्योंकि पहले तो ये माना जाता था कि लाइट आईज से निकलती हैं, आईज ही हमारा सोर्स है जिससे लाइट हम निकलती है और हमें चीज़ें अपीयर होती हैं। लेकिन उसके बाद ये चीज़ खत्म हो गई और पता चला, आर्यभट्ट जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है, उन्होंने ही बताया कि जो लाइट है उसका सोर्स एक्सटर्नल सोर्स होता है। ठीक है, हमारी आईज नहीं होती हैं। तो लाइट का सोर्स तो एक्सटर्नल सोर्स हुआ, तो उससे लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, लाइट रिफ्लेक्शन को देती है और लाइट रिफ्रैक्शन को देती है। तो ये तीनों लॉ आपको पता हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है कि जिस एंगल पर लाइट किसी भी प्लेन पर इंसिडेंट होती है,
ठीक है, और उसी एंगल पे अब एंगल कौन सा लेना है, ये एंगल लेना है या ये एंगल लेना है। तो देखिए अगर आपका ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इससे ये एंगल और वापस जब जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल सेम था। तो पहले तो यही रखा गया था ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। बट देखिए अगर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा सा भी इस टाइप का है, ये बहुत छोटी हैं फ्रेंड्स, डायमेंशंस ये बहुत छोटे छोटे से हैं, क्योंकि मैंने आपको बड़ा करके इसलिए दिखाया जिससे आप पता लगा सकें। अब लाइट यहाँ इंसिडेंट हुई, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। अगर आप इसको मेजर करने लगे तो यहाँ पे अगर इस वाले पॉइंट पे देखें तो कुछ और एंगल आएगा, इस वाले पॉइंट पे कुछ और एंगल आएगा, इस वाले पॉइंट पे कुछ और एंगल आएगा। तो इस तरह के किसी भी तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए लाइट को नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल माना जाने लगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां लाइट इंसिडेंट हुई है वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे आप नॉर्मल कहते हैं। उस नॉर्मल रे से आप इंसिडेंट एंगल लेते हैं, तो इसे इंसिडेंट एंगल और इसी नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड एंगल का नाम देते हैं। ओके, तो ये है रीजन कि आप नॉर्मल से ही इसको कंसीडर करते हैं। अगर थोड़ी सी भी सरफेस में किसी भी तरह का रफनेस है तो आप प्रॉपर एंगल प्लेन से नहीं ले पाएंगे, इसीलिए इसको मोस्टली नॉर्मल से ही कंसीडर किया जाता है। हालांकि नॉर्मल से मेजर करना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक्यूरेटली आप नॉर्मल से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कि अगर आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में गई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 के इक्वल होता है। इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ साइन आर, या आप ये भी कह सकते हैं अगर ये एयर है और इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट c है और ये आपका कोई मीडियम है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v है, तो c अपॉन v ऑफ साइन r, ठीक है। ये स्नेल का लॉ है। तो ये तीनों लॉ स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तीनों लॉ 17वीं सेंचुरी में जब तक फर्मेट प्रिंसिपल आया था उससे पहले प्रूव हो चुके थे। तब बल्कि फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में हीरो नाम के एक साइंटिस्ट ने एक अजम्पशन रखी थी कि लाइट उस पाथ को फॉलो करता है जिसमें उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलनी पड़े। तो इसी के स्टेटमेंट को, हीरो के स्टेटमेंट को लेके 17वीं सेंचुरी में, ये कब आया था फर्स्ट टू सेकेंड सेंचुरी में, और ये देखिए फर्मेट का प्रिंसिपल आया 17वीं सेंचुरी में। तो 17वीं सेंचुरी में फर्मेट ने इनके प्रिंसिपल को लेके कोशिश की रिफ्रैक्शन को प्रूव करने की, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने उनके स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज किया कि लाइट उस पाथ को फॉलो करती है जिसमें वो लीस्ट टाइम ले, लीस्ट डिस्टेंस की जगह लीस्ट टाइम ले, ठीक है ना। और उन्होंने उस बेस पे ये तीनों चीजें भी ली और प्रूव की कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लाइट रिफ्लेक्शन को, और अपने लॉ से इन्होंने प्रूव किया। अब कैसे प्रूव की ये हम देख लेते हैं। ये फर्मेट का प्रिंसिपल तो आपको पता ही चल गया है कि क्या है, ठीक है। तो अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम प्रूव करेंगे उनके लॉ से। तीनों चीज प्रूव करनी है, ये भी रखना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते ही लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी। तो तब वो किस चीज को फॉलो करती है कि वो लीस्ट टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचती है। अब मान लीजिए रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, जब कोई आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, यहाँ पे पॉलिश कर दिया आपने, ये फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है फ्रेंड्स। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी होती हैं, लेकिन ये फुली रिफ्लेक्टिंग सरफेस ली है मैंने, जिसमें जितनी लाइट पड़ रही है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाए, पार्शियली में रिफ्रैक्ट होके अंदर भी आ जाती है। तो आपने कहा कि आपके पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो वैसे तो जब लाइट इसी मीडियम में अगर उसको ट्रेवल करना है तो वो स्ट्रेट लाइन में ए से बी तक ट्रेवल करेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसको मिरर से को भी यूज करना है, मिरर से रिफ्लेक्ट भी होना है, तो ये कहाँ से जाएगी, ये इस पाथ से जाएगी
ये इस पाथ से जाएगी इस तक या इस पाथ से इस पाथ तक जाएगी, तो ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। तो हमें दोनों चीज़ को देखना है कि वो फर्मेट का प्रिंसिपल, फर्मेट के प्रिंसिपल से कर रहे हैं ना इसको प्रूव। फर्मेट ने अपने प्रिंसिपल से इसको प्रूव किया था कि लीस्ट टाइम में ये ए से बी तक पहुंचेगी। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर लाइट ए से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ जा रही है और एक पाथ ये ले लिया यहाँ से यहाँ जाने में, तो आप बताइए कि कौन सा पाथ छोटा होगा? ये वाला पाथ यहाँ से यहाँ तक का छोटा होगा। ये देखिए, ये गई तो ये पाथ बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे ये पाथ थोड़ा सा बढ़ गया है अगर आपने इस परपेंडिकुलर डाला, लेकिन ये वाला पाथ छोटा हो गया है। इस तरह से बहुत सारे पाथ बन सकते हैं, लेकिन लाइट कौन से पाथ से ट्रेवल करेगी? तो उसके लिए फर्मेट ने कहा कि बी जितनी डिस्टेंस पे प्लेन सरफेस से है उतनी डिस्टेंस पे आप बी प्राइम अगर बना लें और ए से एक स्ट्रेट लाइन, बी आपका बी प्राइम आपका पॉइंट है जो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, तब उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स? और यहाँ से आपने ये ड्रॉ किया, और देखिए इसको अभी हम हटा देते हैं लाइन को। यहाँ से जैसे कि मिक्स ना हो, ये ड्रॉ किया आपने, तो मेनली एक लाइट यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से यहाँ, इसको हम दूसरे कलर से बना देते हैं, ये और ऐसे, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ पे ये ऐसे जा रही है। तो एक अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डायग्राम बनाया है, शायद इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब आपको क्लियर है कि आपने ए से पहले आपने बी पॉइंट है जहाँ तक हमें रेस को पहुँचाना है, तो किस पाथ से जाएगी? इससे भी जा सकती थी, ठीक है, और स्ट्रेट जाके ऐसे भी जा सकती थी बी पॉइंट के पास। और इस पाथ को बनाएं कि अगर हम बी डिस्टेंस मिरर से जितना लेंगे उतना ही नीचे बी प्राइम लिया है आपने, और इससे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक गई, ठीक है। और ये आपका लाइट अगर मिरर ना होता तो लाइट ए से बी प्राइम तक कैसे जाती? स्ट्रेट लाइन में जाती, ठीक है। तो यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसकी इक्वल होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये आपने ली है, ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल ली है, ये 90 डिग्री है और ये आपका कॉमन है। तो ये आपके दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हुए जिसमें आपकी ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो अगर लाइट को यहाँ से स्ट्रेट लाइन में जाती तो वो मतलब अगर उसको लीस्ट टाइम में जाना होता तो वो ए से बी प्राइम तक स्ट्रेट लाइन में जाती तो सबसे जल्दी पहुंच जाती, ठीक है। कोई और पाथ सेलेक्ट करने के कंपैरिजन में अगर वो स्ट्रेट लाइन में जाती है तो वो लीस्ट टाइम लेगी। और इतना ही डिस्टेंस, क्योंकि इसको रिफ्लेक्ट होना है, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्ट होना है तो उतना ही डिस्टेंस उसने ऐसे चल दिया। अब हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी प्रूव करना है कि ये वाला जो नॉर्मल से एंगल है, ये एंगल इज इक्वल टू इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये आपका आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, ठीक है। तो ये तो रिफ्लेक्शन का लॉ है। तो देखिए, अगर ये पॉइंट मान लिया E है, ये पॉइंट F है और ये पॉइंट मान लिया C है, तो इस वाले पाथ में अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू अगर आप AC प्लस BC करें, क्योंकि इस वाली डिस्टेंस में AC प्लस BC सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। अब हम इस वाली चीज़ को अगर देखें तो आप देखिए ये वाले दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, कौन कौन से? ट्राइंगल CB, इसे आप F कंसीडर कर सकते हैं, CBF, एंड ट्राइंगल कौन सा? CFB प्राइम, CFB प्राइम। इन दोनों ट्राइंगल को आपने पता ही लगा लिया, ये आपने कंसीडर की थी, ये कॉमन है और ये परपेंडिकुलर है मिरर के ऊपर। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला एंगल इज इक्वल टू इस एंगल के इक्वल होगा। इसे हम X का नाम दे दें, अभी पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल X के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो आप खुद ही देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स,
और अगर हम इस तरफ देखें तो ये वाला भी एंगल 90 माइनस एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल आई भी आपका 90 माइनस एक्स दिखा रहा है और एंगल आर भी आपका 90 माइनस एक्स दिखा रहा है। दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और कैसे प्रूव हुआ है कि पॉइंट सी से ही पास होगी, अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल। और फर्मेट प्रिंसिपल ने इस लॉ को भी कंसिडर किया है कि लाइट स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में भी चल रही है, लीस्ट टाइम लेगी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी देगी। दैट मीन्स फर्मेट ने अपने प्रिंसिपल को प्रूव करके दिखाया। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, ये डायग्राम बनाया है मैंने। यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट मान लिया मीडियम 1 में है और मीडियम 2 में बी पॉइंट है। तो जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो बैंड हो जाती है। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि एक तो ये बैंड हो गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में जो रिलेशन होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू के इक्वल होता है, जहाँ पे म्यू इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 के इक्वल होगा अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट c है और दूसरे मीडियम में वेलोसिटी v है, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो फर्मेट ने अपने प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल क्या है उनका कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने में लीस्ट टाइम लेती है, तो उसके थ्रू प्रूव करके दिखाया कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया जा सकता है। देखिए, अगर मान लिया लाइट को यहाँ से ए बी पॉइंट पे जाना है तो वो किस तरह से जाएगी, वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करनी चाहिए ना, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो अगर उसे लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलना है तो वो पाथ दूसरे मीडियम में बैंड नहीं होगी। लेकिन क्योंकि दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, ये चीज़ प्रूव हो चुकी थी, इसको पहले ही प्रूव किया जा चुका था 17वीं सेंचुरी से, कि जैसे ही लाइट दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। जितना डेंस मीडियम होता है उतनी ही लाइट की स्पीड कम होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड कम हो गई है इस मीडियम में अगर ये डेंस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर ये डेंस है। रेयर होता तो अलग कंडीशन होती, उल्टी कंडीशन होती, वो नॉर्मल से दूर हो जाती। तो डेंस मीडियम में ये बैंड हो गई है इसमें, तो इसे आप ये मान के चलिए कि अगर आप स्विम कर रहे हैं तो आपको अर्थ पे सरफेस पे चलना है तो आप तेजी से चल सकते हैं, भाग सकते हैं। लेकिन अगर आपको वाटर के अंदर जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो आपको उतनी ही डिस्टेंस चलने में टाइम लगेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर लाइट इस पास से जाएगी बी पॉइंट में स्ट्रेट लाइन से, तो उसको इतना पाथ तो सिर्फ सरफेस यानी जहाँ पे ज़्यादा स्पीड हो सकती है वहाँ पे ट्रेवल किया, और इतना पाथ उसने वाटर के अंदर किया तो उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन लाइट को तो ऐसा पाथ फॉलो करना है जिसमें उसको दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में सबसे कम टाइम लगे। ठीक है, तो अगर वो कुछ इस तरह का पाथ लेती है जिसमें वो इस वाले मीडियम में जिसमें उसकी स्पीड ज़्यादा है उसमें ज़्यादा डिस्टेंस चल जाए और उसके बाद वो इस वाले, क्योंकि बी तक तो जाना है उसको दूसरे मीडियम में ट्रेवल तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो कुछ इस तरह का पॉइंट सेलेक्ट करेगी जिस पॉइंट पे बी पॉइंट तक कम से कम उसे वाटर के अंदर या दूसरे मीडियम में चलना पड़े। तो उसके लिए आप मान के चलिए कि ये पॉइंट, इसके बीच का कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये सीधी लाइन वाला की बजाय ये वाला पॉइंट मान लिया आपने, एक्स मान लिया। ठीक है, तो मान लिया लाइट सी से ना जाके एक्स से जा रही है, इससे पाथ को फॉलो करती, मान लिया सी नहीं फॉलो कर रही है, तो आप अगर एक्स से सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये दोनों लेंथ तो सेम हो गई है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, सी से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो अब मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक पर्टिकुलर, ये देखिए ये नॉर्मल है, ये आपकी लाइट है, ये ऐसे जा रही है, सी पॉइंट हम एक्स पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं, ये पॉइंट, और इससे ये लाइन ये बी पॉइंट तक ऐसे पहुँची। मान लिया बी पॉइंट तक पहुँचना है उसको, तो इस तरह से। तो वो क्यों सी को ही क्यों फॉलो करेगी, ये इस वाले पॉइंट को, एक्स वाले पॉइंट को फॉलो क्यों नहीं करेगी? तो आपने यहाँ पे एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो देखिए अगर उसको सी वाला पाथ लेना है तो इस पाथ में वो अर्थ पे यानी ज़्यादा जिसमें ज़्यादा स्पीड है उसकी उस मीडियम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर इस पाथ को लिया उसने तो उसको वाटर के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो इस वाले पाथ को ट्रेवल करने में उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा एज कंपेयर टू ये वाला पाथ। बात समझ रहे हैं ना आपको? उसको यहाँ से अगर इस पाथ को फॉलो करती है तो इतना पाथ फॉलो करना है और इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू जितनी वाटर के अंदर आ गई ना ये डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस तो वाटर के अंदर आ गई है, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन लाइट को ऐसा पाथ नहीं लेना है जिससे कि उसे ज़्यादा टाइम लगे, इसीलिए वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी? ये वाला। ठीक है, तो ये तो चीज़ अब क्लियर हो गई है कि लाइट सी पॉइंट से जाएगी जिससे उसे लीस्ट टाइम लगे। सेकेंडली हमें ये लॉ भी प्रूव करना है क्योंकि ये स्नेल ने लॉ दे दिया था फर्मेट के प्रिंसिपल से पहले, और इस लॉ को भी प्रूव करके दिखाना बहुत ज़रूरी था फर्मेट को, तभी वो अपने कॉन्सेप्ट को या अपने लॉ को रख पाते कि हाँ लाइट लीस्ट टाइम लेती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए। उसके लिए देखिए अगर आप ये मान के चलें कि ये जो एक्स पॉइंट है ये सी के बहुत पास है, एक्स पॉइंट जो आपने लिया है वो सी के बहुत पास है, और आप अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि सी से अगर जा रहा है और सी के नियर बाय पॉइंट से भी जाए तो टाइम में इतना अंतर नहीं आएगा, माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड का ही अंतर आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? मान लिया आपने ये सी पॉइंट सेलेक्ट किया है, सी के नियर बाय पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, ये डिस्टेंस तो मैंने ज़्यादा ले ली है लेकिन आप मान के चलिए बहुत छोटा सा पास वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से भी तो लगभग उतना ही टाइम लगेगा ना। तो इन पॉइंट के बारे में क्या कह सकते हैं आप? सी के नियर बाय पॉइंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो आपने कहा कि सी का नियर बाय पॉइंट मान लिया x है, तो इस x को हमने एनलार्ज करके दिखा दिया, ये पॉइंट यहाँ से भी इतना ही टाइम लग रहा है और यहाँ से भी लगभग इतना ही टाइम लग रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में रिलेशन क्या होगा? तो उस समय आप देखिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को आपने E मान लिया और इस पॉइंट को आपने F मान लिया, तो आपकी कुछ इस तरह का डायग्राम बन गया है। ये डायग्राम बहुत छोटा भी हो सकता है लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये पॉइंट आपका F है और ये वाला पॉइंट आपका X है और ये वाला पॉइंट आपका C है। इन दोनों में ये देख रहे हो आप, ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल CEX इज इक्वल टू एंगल XFC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ये वाली जो XC है वो कॉमन है, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल में अगर हम इन ट्राइंगल को ऐसे बना दें तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल I जो एंगल है वो है एंगल ECF, और एंगल R कौन सा है? ये वाला एंगल है। ये किसके इक्वल हुआ? देखिए ये वाला जो एंगल R है, छोटा सा एंगल, इस एंगल ये इसके इक्वल होगा एंगल R के इसमें, तो ये वाला आपका एंगल R होगा, ये वाला I होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी पे तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। ये एंगल आपका I हो गया है, ठीक है। तो ये एंगल आपका R आ चुका है, तो इसलिए मैंने अलग से फिगर बना दी, सबके नाम दे दिए हैं, आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए। अब हमें मेनली क्या बताना है कि X और C ये पॉइंट पे अगर सेम टाइम मिल रहा है, और ये ध्यान रखना है पॉइंट कि ये C के नियर बाय पॉइंट है जिनको हमने एनलार्ज करके बना दिया है दिस, तो क्या रिलेशन निकलेगा कि टाइम सेम होना चाहिए। तब उस समय इस डिस्टेंस में लगा हुआ टाइम कौन सा? E से C तक लगा हुआ टाइम X से F तक लगे हुए टाइम के इक्वल हो जाए, यानी जितना टाइम, यही तो एक्स्ट्रा पाथ ले रहा है ना, ये अगर इस पाथ से जा रहा है, C के थ्रू जा रहा है या X के थ्रू जा रहा है, तो इन दोनों में जो एक्स्ट्रा पाथ है जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है वो यही तो है XC। अगर XF का जो टाइम है वो इज इक्वल टू हो जाए EC के टाइम के, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तब ये दोनों पॉइंट
इन दोनों पाथ को फॉलो कर सकती है लाइट, एक्स से भी जा सकती है और सी से भी जा सकती है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने कहा कि ये मान लीजिए D1 है और ये आपकी D2 है। तो D1 ट्रेवल करने में टाइम, D1 तो आपकी C स्पीड से मान लिया ट्रेवल कर रहा है और इसमें स्पीड मान लिया V है, तो आपका टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस D1 अपॉन वेलोसिटी C, दैट मीन्स कि ठीक है। और अगर टाइम T2 निकालें इसके लिए तो वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ये दोनों होने चाहिए इक्वल। दैट मीन्स कि D1 अपॉन C इज इक्वल टू D2, वेलोसिटी V है इसमें, अपॉन V के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ध्यान रखना है D1 इज इक्वल टू 1 अपॉन V ऑफ D2। या क्या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है। अब इसमें आप D1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला ट्राइंगल देख लीजिए, इस वाले ट्राइंगल में आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल है। हमने कहा है कि ये वाली डिस्टेंस D1 है, तो इस वाले ट्राइंगल में आपको पता ही है कि D2 अपॉन दिस XC, D2 अपॉन XC इज इक्वल टू साइन R के इक्वल होगा, D1 अपॉन XC इज इक्वल टू साइन I के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने D1 की वैल्यू रख दी, XC साइन I इज इक्वल टू क्या आ जाएगी यहाँ पे, XC साइन R। यहाँ पे हमने 1 गलत रख दिया है, यहाँ पे C भी तो आएगा ना, C अपॉन V, ठीक है। तो ये आपका इसके इक्वल हो गया, तो यहाँ पे साथ में आया C अपॉन V। तो यहाँ से आप दिखाई दे रहा है कि XC से XC कैंसिल हो गया, यानी साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू C अपॉन V, या फिर आपका स्नेल का लॉ, इसे आप बोलते हैं म्यू। तो ये आपका हो गया दिस। तो आपने प्रूव कर दिया, आपने क्या, फर्मेट ने प्रूव कर दिया कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए लीस्ट टाइम लेती हैं। उससे अगर इस प्रिंसिपल को कंसीडर किया जाए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव किया जा सकता है। तो इसके बाद से फर्मेट प्रिंसिपल से और चीज़ें भी प्रूव हो सकती है फ्रेंड्स, जैसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, या फिर लेंसेज से किस तरीके से रेज बनती हैं, ठीक है। लेंस से आपको पता है कि आपने कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो यहाँ से यहाँ पे जब लाइट आई तो ऐसे गई, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा है वो, ठीक है, ये वाला पार्ट कम ट्रेवल करना पड़ता है, तो ये फास्ट चली जाती हैं। लेकिन यहाँ से जब जाती हैं तो इसमें इनको लेंस का ज़्यादा पार्ट कवर करना पड़ता है और इस मीडियम वेलोसिटी कम हो जाती है, तो स्लो स्पीड से जाती हैं और फाइनली पहुँच जाती हैं इसी पॉइंट पे। बात समझ रहे हैं। तो मेनली क्या चीज़ है कि इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारी चीज़ें प्रूव की जा सकती हैं ऑप्टिक्स में। तो ये लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइगन का प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उनके प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे उन्होंने प्रूव किया, ये सब पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।